ओके। 2026 में अभी बोर्ड्स के प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो गए हैं। तो उनमें स्पेशली फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स के लिए बच्चे परेशान रहते हैं कि कौन से क्वेश्चंस उनसे पूछे जा सकते हैं वाइवा में, और कैसे उनको प्रैक्टिकल्स में परफॉर्म करना है। और अगर उनको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उनको एक्सटर्नल के साथ कैसे डील करना है, उनको क्या आंसर देना है जब आपको आंसर नहीं भी आता है। तो ये सब चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी द list of the experiments, and then one by one we will see the viva voice questions that can be asked to you in your external practical. तो उस प्रैक्टिकल में अगर आप देखेंगे तो जो एक्सटर्नल आएंगे आपके, वो आपसे, आप सबसे पहले तो आप अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। देन हो सकता है उस प्रैक्टिकल परफॉर्म करते टाइम ही वो आपके पास आ जाए और आपसे क्वेश्चंस पूछने लगे उस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल से रिलेटेड, या फिर आपसे आपसे आपकी चॉइस भी पूछ सकते हैं कि आप प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए कंफर्टेबल है या फिर थ्योरी क्वेश्चंस के लिए कंफर्टेबल है। तो जैसा भी एग्जामिनर का या फिर जो एक्सटर्नल है उनका मूड रहता है उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन आंसर करते हैं। ओके। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप इसमें 11th 12th और 9th 10th से रिलेटेड फिजिक्स पढ़ सकते हैं। ओके। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमें वहां पे देखने को मिलेगा। तो उसमें सबसे पहले तो टोटल मार्क्स है, दैट इज ऑफ 30 मार्क्स का टोटल वेटेज है प्रैक्टिकल्स के लिए। अब 30 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेक्शन ए है जिसमें कपल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होंगे, जिनमें से आपको एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है और वो आपको 7 मार्क्स के लिए दिया जाएगा। और सेक्शन बी से एक एक्सपेरिमेंट करना है, वो भी आपको 7 मार्क्स के लिए दिया जाएगा। और सेक्शन ए और सेक्शन बी में कुछ एक्टिविटीज भी गिवन होंगी, उन एक्टिविटीज को भी आपको परफॉर्म करना है। ठीक है। और आपका वाइवा होगा 5 मार्क्स का। और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स जो भी आपने फाइल्स बनाई होंगी थ्रू आउट द ईयर, जितने भी प्रैक्टिकल्स आपने किए हैं उनका रिकॉर्ड, अगर आपका आपने बिल्कुल सही से किया हुआ है उसको कंप्लीटली, तो आपको 5 मार्क्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और प्रोजेक्ट वर्क यहाँ पे होता है 12th में फिजिक्स का, तो उसमें भी आपको, आपने अगर सही से उसको परफॉर्म किया है और उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस आंसर कर पाते हैं तो आपको 6 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। और आई होप आप एंड ऑफ द लेक्चर आप इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर पाएंगे। चलिए देखते हैं वन बाय वन जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको। अब सेक्शन ए और सेक्शन बी होंगे यहाँ पे। तो सेक्शन ए के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को मेंशन करना चाहता हूँ ताकि आपका वाइवा अच्छा जाए। तो उसके लिए 3rd चैप्टर आपको अच्छे से उसको गो थ्रू करना है, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है। और चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर भी आपको गो थ्रू करना है। और अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। ओके। अब मैं सेक्शन ए में एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट आपको शो कर रहा हूं। तो इन एक्सपेरिमेंट्स में हो सकता है सीरियल वाइज मैंने थोड़ा बहुत इधर ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स आपको यही देखने को मिलेंगे। जैसे एक्सपेरिमेंट 1 है टू डिटरमाइन रेजिस्टिविटी ऑफ 2 और 3 वायर्स बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ फॉर पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। यानी कि वी आई ग्राफ की हेल्प से आपको कोई भी वायर का रेजिस्टिविटी पता करना है, रो आपको पता करना है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट, to find resistance of a given wire or standard resistor using meter bridge। मीटर ब्रिज आपके थ्योरी में आप ये डिडक्ट हो गया है वहां से जब से कोविड आया है, लेकिन मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट आपके उसमें सिलेबस में है। अब क्वेश्चन नंबर 3, टू वेरीफाई द लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन सीरीज ऑफ रेजिस्टर्स यूजिंग अ मीटर ब्रिज। यानी कि सीरीज कनेक्शन जो होता है वो भी आपको वेरीफाई करना आएगा वहां पे, अगर
आएगा तो आपको उसको परफॉर्म करना रहेगा। सिंपल जो हमने 10th तक पढ़ा है अभी, उससे थोड़ा हटके होगा। R1 और R2 रेजिस्टेंस जैसे सीरीज में लगाते हैं, उनको हमें परफॉर्म करके दिखाना है कि उसका इक्विवेलेंट कितना आ रहा है। एक्सपेरिमेंट 4, टू वेरीफाई द लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग अ मीटर ब्रिज, यानी कि मीटर ब्रिज की हेल्प से आपको पैरेलल रेजिस्टेंस का भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करके आपको दिखाना होगा। ओके, तो आपको वहां पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप अपने एक्सपेरिमेंट्स को अच्छे से गो थ्रू करके जाएंगे, एक दो दिन पहले आप उनको लैब्स में जाके परफॉर्म करिए, और आप उनके साथ जो एपरेटस है उनके साथ कंफर्टेबल हो जाइए। कई बार आप उसमें जल्दबाजी में क्या होता है कि हम गलत आंसर दे देते हैं, तो वो उसमें आपका लॉस हो सकता है। अब क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट 5, टू कन्वर्ट द गिवन गैल्वेनोमीटर ऑफ नॉन रेजिस्टेंस एंड फिगर ऑफ मेरिट इनटू एन एमीटर ऑफ डिजायर्ड रेंज एंड टू वेरीफाई द सेम। अब इसमें आपको एक जो गैल्वेनोमीटर होता है उसको हम दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। दो चीज होती है अपने पास, एक एमीटर होता है और एक वोल्ट मीटर होता है, तो दोनों में कोई एक में आपको कन्वर्ट करने के लिए बोला जा सकता है एक्सपेरिमेंट्स में। एक्सपेरिमेंट 6 है, टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर जी यूजिंग अ हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। मोस्टली ये एक्सपेरिमेंट्स जरूर मिलता है बच्चों को, और ये खासकर अगर देखा जाए तो इजी भी है परफॉर्म करने में, तो आप ये एक्सपेरिमेंट्स भी ले सकते हैं, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड वाला एक्सपेरिमेंट भी ले सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे कन्वर्जन टास्क एक्सपेरिमेंट मिल सकता है। जैसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना चाहिए, और ए मीटर में कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या करना चाहिए। अगर कोई गैल्वेनोमीटर आपके पास है, उसको आपको एज ए वोल्ट मीटर काम में लेना है, तो आपको उसके लिए एक हाई रेजिस्टेंस उसके सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, तब वो एज ए वोल्ट मीटर काम करेगा। और सेकेंडली, जब उसको आपको एज एन एमीटर काम में लेना है, तो आपको एक बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में कनेक्ट करना रहेगा, जिसको हम शंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, तो आपका वो एज एन एमीटर काम करेगा। ओके, और एक एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिसिटी से भी रिलेटेड है, यानी इलेक्ट्रिक करंट से भी रिलेटेड है, टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी मेन्स विद सोनोमीटर। सोनोमीटर एक एपरेटस का नाम होता है, और उससे रिलेटेड ये एक्सपेरिमेंट है। और आपको एक एक्टिविटी भी परफॉर्म करनी रहेगी। सेक्शन ए में आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 7 मार्क्स यहां से मिल जाएंगे। अब मैं आपको यहां पर जो प्रैक्टिकल्स हैं उनके सेटअप्स को भी शो करने वाला हूं, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि कौन सा एक्सपेरिमेंट किस सेटअप से रिलेटेड है। यानी जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं, खासकर उसमें बच्चों को प्रॉब्लम जाती है कि जो इलेक्ट्रिकल सेटअप्स है वो कैसे बनते हैं, यानी कि उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, और रियल में वो कैसे दिखते हैं, उनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। आपको अगर आप प्रैक्टिकल्स आपने किए होंगे तो आपको जरूर पता होगा ये बात। लेकिन जो ऑप्टिक्स वाले एक्सपेरिमेंट रहते हैं वो as compared to this section A, they are easy to perform, and they are easy to uh, that setup also। वो सेटअप को इजी कर, सेटअप को आपको पूरा सेटअप बनाने में भी आपको इजीनेस आती है। ओके, सेक्शन बी है। सेक्शन बी की मैं एक्सपेरिमेंट लिस्ट यहां पे लगा रहा हूं, जिसमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट रहेगा आपका टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v, यानी कि जो पोजीशन ऑफ इमेज है, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ u, यानी कि जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, इन केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, एंड फाइंड द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए भी आपको बोला जा सकता है। और टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस, ये भी एक्सपेरिमेंट पूछा जा सकता है। एंड टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस बाय प्लॉटिंग ग्राफ्स बिटवीन v एंड u, या फिर 1/u और 1/v के बीच भी आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। यानी कि आपको लेंस इक्वेशन तो पता ही है, दैट इज लेंस इक्वेशन क्या होती है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो ये इक्वेशन यहां पे सेटिस्फाई होती है। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। ये भी एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करने के लिए बोला जा सकता है।
उसके बाद है नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, टू डिटरमाइन द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ गिवन प्रिज्म बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम आई बोलते हैं एंड द एंगल ऑफ डेविएशन जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। आई वर्सेस डेल्टा का ग्राफ आपको प्लॉट करना रहता है, जिसका ग्राफ आप अगर आप देखे होंगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आपका आता है और यहां पर अपने को एंगल ऑफ डेविएशन मिलता है। और टू डिटरमाइन, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है टू डिटरमाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास स्लैब यूजिंग अ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। ये एक्सपेरिमेंट भी आपको परफॉर्म करने के लिए मिल सकता है अगर आपकी लैब में ये सेटअप्स अवेलेबल हैं तो। क्वेश्चन सॉरी एक्सपेरिमेंट नंबर 7, टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ लिक्विड यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस एंड प्लेन मिरर। ये भी एक्सपेरिमेंट आपको मिल सकता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ वाटर यूजिंग अ कॉन्केव मिरर। And the another experiment is to draw IV characteristic curve of a PN junction in forward bias and reverse bias। तो इसके लिए आपको जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ I वर्सेस V का, यानी कि I वर्सेस V का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के लिए, एक डायोड के लिए, पीएन जंक्शन डायोड के लिए, वो आपको परफॉर्म करने के लिए मिल सकता है। वैसे ये इजी एक्सपेरिमेंट होता है क्योंकि इसमें आपको एक्सटर्नल सेटअप नहीं बनाना पड़ता है, आपके पास जो बॉक्स सेटअप है उससे आपका काम चल जाता है। उसमें मीटर्स लगे रहते हैं, आई यानी कि जो करंट का भी है यहाँ पे मीटर लगा होगा और वोल्टेज का भी यहाँ मीटर लगा होगा, तो आप आसानी से इसको एनालाइज कर सकते हैं। ओके, और एक एक्टिविटी भी यहां पर आपको परफॉर्म करनी रहेगी। और सेक्शन बी में एक एक्सपेरिमेंट और एक एक्टिविटी अगर आप परफॉर्म करते हैं तो आपको 7 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं एक एक एक्सपेरिमेंट के बारे में अगर डिटेल से अगर आपको बताना चाहूंगा तो उसमें लगभग 3-4 घंटे लग जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है आपके लिए भी और मेरे लिए भी कि उतना डिटेल में हम जाएं। तो मैं एक ब्रीफ वीडियो यहाँ पे बनाना चाहता हूँ ताकि आपको आप इसे अपने प्रैक्टिकल से पहले देख सकते हैं। ओके, आई एम स्टार्टिंग विद एक्सपेरिमेंट 1 फ्रॉम सेक्शन ए। एक्सपेरिमेंट है टू डिटरमाइन resistivity of 2 or 3 wires by plotting a graph for potential difference versus current। तो उसके लिए VI ग्राफ के लिए, जैसे कि हमें पता है कि VI ग्राफ कौन सा होता है, for ohmic resistances it is a straight line graph। V वर्सेस I का ग्राफ अगर बनाएंगे तो इट वुड बी ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब यहां पर उसका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये तो यहां पे उसका आएगा आपका सिंबॉलिक सर्किट बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि यहां पर हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सिंबल बस यूज कर रहे हैं। तो जैसे कि बैटरी हो गया और यहाँ पे की हो गया और रियोस्टेट हो गया और ये एमीटर है और ये वोल्ट मीटर है और ये जो अननोन रेजिस्टेंस है जिसका हमें वैल्यू पता करना है या फिर रेजिस्टिविटी का वैल्यू पता करना है। अगर सर्किटरी में अगर आपको रियल डायग्राम्स अगर देखने हैं तो ये आप यहाँ पे, जब पुराने टाइम में हम एक्सपेरिमेंट इसको परफॉर्म करते थे तो उसको उसके लिए हम वो जो अमोनियम क्लोराइड वाले जो सेल्स आते हैं वो यूज करते थे, लेकिन आजकल हम इसमें बैटरी एलिमिनेटर भी यूज कर सकते हैं। तो बैटरी एलिमिनेटर यूज कर सकते हैं आप, और वन वे की आपको यूज करना होगा, वन वे की आपको यूज करना होगा और रियोस्टेट ऐसा दिखता है, आपको पता होगा अगर आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होगा तो। और इस रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी हम फाइंड करना चाह रहे हैं, और ये एमीटर है जो कि सीरीज में कनेक्ट होता है, और ये वोल्ट मीटर है। इसकी प्रॉपर्टी है कि इसको हमें रेजिस्टेंस जिसका हमें रेजिस्टिविटी पता करना है, रेजिस्टर जिसका रेजिस्टिविटी पता करना है, उसके पैरेलल में हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो एग्जामिनर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हम जो एमीटर होता है उसको सीरीज में ही क्यों कनेक्ट करते हैं। तो आपको ये आंसर करना चाहिए वहां पे कि जो एमीटर होता है उसका, अगर हम आइडियल एमीटर की बात करें तो उसका रेजिस्टेंस 0 होता है, लेकिन हमें आइडियल एमीटर नहीं मिल पाते, वो पॉसिबल नहीं है बनाना। तो मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि एमीटर का रेजिस्टेंस लगभग नेग्लिजिबल होता है और हमें इसे सीरीज में कनेक्ट करने पर एक्यूरेट वैल्यू इसका मिलता है। इससे करंट, फुल जितनी भी करंट होगी वो उससे पास हो जाएगी और हमें उसका वैल्यू पता चल जाएगा कि कितनी करंट उससे पास हो रही है।
ऑन द अदर हैंड वोल्ट मीटर को हमें पैरेलल में क्यों कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनिटी होता है, और इसे अब इसमें इन दोनों के बीच का हमें पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना होता है, और हम इसे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर और द स्टैंडर्ड रजिस्टर यूजिंग मीटर ब्रिज। अब ये एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है और आपको मिल भी सकता है, इंपॉर्टेंट है ये, और इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि मीटर ब्रिज है वो किसके प्रिंसिपल पे काम करता है? मीटर ब्रिज है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है, और व्हीटस्टोन ब्रिज है वो आपके सिलेबस में है। ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल काम करता है, यानी कि जैसा उसका जो उसका बैलेंस्ड कंडीशन होता है वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, उसमें एक वुडन, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो वहां पे एक वुडन मीटर लगा रहता है जिसके ऊपर 0 से लेके 100 सेंटीमीटर तक मार्किंग होती है, स्केलिंग होती है, और उसमें हम, ये तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया यहाँ पे, जहाँ पे ये रेजिस्टेंस बॉक्स है और ये हमारे पास एक अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है, और ये हम यहाँ पे लेंथ मेजर करते हैं, और ये आपके पास इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है और ये की है, और ये लेंथ हमें एल और 100 - एल की फॉर्म में टेबल बनानी पड़ती है वहां पे। तो ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स हो जाएगा जिसको आपको सर्किट के साथ कनेक्ट करना है ये वाले सर्किट की हेल्प से। ये वन वे की हो जाएगी, और ये इसकी जगह पे आप बैटरी एलिमिनेटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें ये आपका अननोन रजिस्टर आ जाएगा यहाँ पर, और ये आपकी जोकी बोलते हैं इसको, ठीक है। जो कि किसको किससे कनेक्ट करती है? गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करती है। एक तो आपका किससे कनेक्ट करेगी? इस गैल्वेनोमीटर की एक टर्मिनल को हम जोकी से कनेक्ट करते हैं और दूसरे टर्मिनल को हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं, और हमें इस जोकी को एक ऐसी डिस्टेंस पे, यानी कि ये जो 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है इस मीटर में, उस पोजीशन पे लाना होता है जहां पर गैल्वेनोमीटर में जो ये निडल है, मैग्नेटिक निडल है यहाँ पर, वो 0 पर आ जाए। जब 0 पर आ जाएगी तो वो कंडीशन बैलेंस्ड कंडीशन बोली जाएगी, और बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। और बैलेंस्ड कंडीशन पे हमारे पास एक इक्वेशन आती है, यानी कि यहाँ पर जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसमें 4 रेजिस्टर्स होते हैं, पी क्यू आर एस। तो उनकी बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है? P बाई क्यू इक्वल्स टू आर बाई एस। ये बैलेंसिंग कंडीशन होती है। अगर ये बैलेंस्ड हो जाते हैं, आप रेजिस्टेंस बॉक्स में आप एक एक करके रेजिस्टेंस को हटाते रहते हैं, और एक कंडीशन ऐसी आती है जहां पर इसमें डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है, जिसको हम नल डिफ्लेक्शन बोलते हैं, और उसमें पूरा अपना जो व्हीटस्टोन ब्रिज है या जो मीटर ब्रिज है वो बैलेंस्ड होता है। और इस यहाँ पर इन 3 चीज की वैल्यू हमें पता है, तो हम फोर्थ की पता कर सकते हैं, जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू पता कर सकते हैं। और जो यहाँ पर देखिए, आप एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रहे हैं आप, तो बाकी 2 रेजिस्टेंस कहां से आए? क्योंकि चौथा तो आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है। किसकी? रेजिस्टेंस की, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। ये प्रॉपर्टी अगर आप यूज करते हैं तो यहां पर आपके पास फॉर्मूला आ जाता है, दैट आर इक्वलेंट टू 100 - एल डिवाइडेड बाई एल इंटू पी। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना होता है यहां पर रेजिस्टेंस पता करने के लिए, और P यहां पर क्या हो जाता है? जो रेजिस्टेंस बॉक्स का उसका रेजिस्टेंस है। नाउ एक्सपेरिमेंट नंबर 3 इज टू वेरीफाई द लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन को आपको प्रूव करना है रेजिस्टेंस यूजिंग ए मीटर ब्रिज। तो हमें यूजुअली पता है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आना चाहिए दैट वुड बी R1 प्लस R2, यानी कि अपने दो जो रेजिस्टर्स यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट किया है उनके सम के इक्वल हमारे पास रेजिस्टेंस आएगा, और ये हमें मीटर ब्रिज की हेल्प से प्रूव करना है,
एक्सपेरिमेंट नंबर 4, ये पैरेलल कनेक्शन के लिए। जब पैरेलली कनेक्ट होते हैं तो उनका इक्वेशन अपने पास होता है आरपी इक्विवेलेंट के लिए 1/rp इक्विवेलेंट टू 1/r1 प्लस 1/r2, और यहां से आप आरपी का वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट वुड बी r1 इंटू r2 डिवाइडेड बाई r1 प्लस r2। तो इसके इक्विवेलेंट आपके पास वैल्यू आएगा, और आप इससे जो भी यहाँ पे आपके पास जो रेजिस्टेंस रहेंगे आप उनकी कैलकुलेटेड वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू को कंपेयर करके एरर भी पता कर सकते हैं यहाँ पे। अब इनसे रिलेटेड कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं एक्सटर्नल के द्वारा, कि व्हाट आर ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंसेस। देखिए बहुत सिंपल है ये। ओमिक रेजिस्टेंस मतलब एक ऐसा रजिस्टर जो ओम्स लॉ को ओबे करता हो, उसको फॉलो करता हो, यानी कि जहां पर आपको एक स्ट्रेट लाइन कर्व मिलता हो V वर्सेस I ग्राफ के लिए, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ अगर मिल रहा है तो वो ओमिक रेजिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, एक्सेट्रा। ये जो कंडक्टर्स होते हैं वो ओमिक कंडक्टर्स, जिनकी हम बात करते हैं ओमिक कंडक्टर्स, वो ये ग्राफ फॉलो करते हैं। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस कौन सा हो सकता है? एक ऐसा रजिस्टर जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता हो, यानी कि स्ट्रेट लाइन कर्व को वो फॉलो नहीं कर पा रहा है, जैसे कि डायोड हो जाते हैं और सेमीकंडक्टर्स हो जाते हैं, थर्मिस्टर्स हो जाते हैं, वो स्ट्रेट लाइन कर्व को फॉलो नहीं कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दैट नेम सम सब्सटेंसेस हुज रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी कि जनरली होता क्या है मेटल्स में या कंडक्टर्स में, जब रेजिस्टेंस सॉरी जब टेम्परेचर को राइज किया जाता है, जब टेम्परेचर राइज हो जाता है उनका कुछ टाइम करंट फ्लो होने के बाद, तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और ये थ्योरी में भी आप इस इक्वेशन को देख सकते हैं दैट रेजिस्टेंस इज R इक्वल्स टू R0 1 प्लस एल्फा टी, जहां पे टी टेम्परेचर है, अल्फा उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, और 1 इज 1, और R0 एक ऐसा यानी रेजिस्टेंस जहां पर एक स्पेस, आप ऐसे बोल सकते हैं उसको कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हमने डिसाइड किया हुआ है, उस पे उसका रेजिस्टेंस है ये। ओके, और कुछ ऐसे सब्सटेंस का नाम हमें बताना था जिनका रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है टेम्परेचर में राइज के साथ, तो वो है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर में जैसे फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, सिलिकॉन का एग्जांपल बता सकते हैं आप, जर्मेनियम का भी एग्जांपल बता सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग द आइडियाज एंड ओके, लेट्स मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। तो जैसे कि थ्योरी से आपको पता होगा दैट रेजिस्टेंस इज R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, जहां पर कि रो क्या होता है? कोई भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, और वो एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए सेम रहता है, चाहे उसका हम कितना ही बड़ा साइज का पीस ले उस रेजिस्टर का, और लेंथ पे डिपेंड करता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, जब तक कि टेम्परेचर उसका कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर भी डिफरेंट मतलब डिफर करेगा तो भी रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो ये सारे फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, कितनी उसकी वैल्यू है रेजिस्टिविटी की कोई मटेरियल के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग उसका रेजिस्टेंस आता है, और उसके लेंथ पे भी डिपेंड करता है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब जैसे सिलिंड्रिकल शेप्स के वायर होते हैं अपने पास, तो ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाता है, ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर वाला। नाउ व्हाट इज द कंडक्टेंस? कंडक्टेंस क्या चीज है? कंडक्टेंस को अगर आप देखेंगे मैथमेटिकली इट इज G इक्वल्स टू 1 बाई आर, यानी कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, उसको हम कंडक्टेंस बोलते हैं, और इसका यूनिट होता है साइमंस। आप देख पा रहे होंगे साइमंस, या फिर इसको महो यूनिट से भी बोलते हैं, या फिर ओम्स इनवर्स भी बोल सकते हैं। ये वाले यहां से भी आप इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, और ये बहुत इजी है कंडक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द कंडीशन फॉर अ व्हीटस्टोन ब्रिज टू बिकम बैलेंस्ड? वो बैलेंस कब होगा? जैसे मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं कि उसके व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे होता है। मैं यहाँ पे एक बार चलो ड्रॉ ही कर देता हूं। जैसे कि यहाँ पर आपके पास रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में, ठीक है। एक यहाँ होगा और दो रेजिस्टेंस यहाँ होंगे, ठीक है। मान लो ये रेजिस्टेंस P है, ये रेजिस्टेंस Q है, ये रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस S है, और ये इसका सर्किट होता है। बैटरी लगा दो, एक स्विच लगा दो और यहां से इसको कनेक्ट कर दो, और बीच वाली विंग में आपको गैल्वेनोमीटर लगाना रहता है। तो ये कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होगा? जब आपका रेशो P बाई Q रेशो शुड बी इक्विवेलेंट टू R बाई S रेशो। दिस इज द बैलेंसिंग कंडीशन, बैलेंसिंग कंडीशन। ओके, नेक्स्ट आप देखिए। और बैलेंसिंग कंडीशन आप गैल्वेनोमीटर की रेफरेंस में बोलना चाहें तो जब उसमें नल डिफ्लेक्शन आता है, यानी कि जीरो डिफ्लेक्शन, जीरो पे उसका एरो आ जाता है, तो उसको हम बैलेंस बोलेंगे उस व्हीटस्टोन ब्रिज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल द इंटरचेंज ऑफ पोजीशंस ऑफ सेल एंड गैल्वेनोमीटर इफेक्ट द बैलेंस कंडीशन? बैलेंस कंडीशन को इफेक्ट कर सकता है क्या अगर हम सेल और इस गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को चेंज करें? तो नहीं, आपको आंसर करना होगा नहीं, चेंज कर नहीं, उसमें कोई डिफरेंस आता, वो वही कंडीशन वहां पे रहती है। ओके, अनदर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू, व्हेन इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज मोस्ट सेंसिटिव? मोस्ट सेंसिटिव कब होता है? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब ये तब मोस्ट सेंसिटिव होता है जब जो चारों रजिस्टर्स हम कनेक्ट कर रहे हैं, पी क्यू आर एंड एस, उनका वैल्यू लगभग सेम हो, लगभग सेम हो, नियरली सेम हो, सेम मैग्नीट्यूड का हो। तो वो जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है वो बहुत सेंसिटिव हो जाता है, यानी कि माइन्यूट, मतलब बहुत एक्यूरेट उसमें वैल्यू देने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस ओवर अदर मेथड्स? अब व्हीटस्टोन ब्रिज है, उसका क्या एडवांटेज है यूज करने का? तो एडवांटेज ये है कि वो एक तो हाई एक्यूरेसी और प्रिसीजन के साथ वैल्यू देता है बिकॉज ऑफ नल डिफ्लेक्शन मेथड। दूसरा हो सकता है आपका एलिमिनेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एरर्स, इंस्ट्रूमेंट की वजह से कोई एरर आती है तो उसमें इफेक्ट नहीं करती है वो, यानी कि ये कंडीशन, फर्स्ट वाला कंडीशन इसकी बात कर रहा है, P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई S। और तीसरा है इसमें इंडिपेंडेंस फ्रॉम सोर्स वोल्टेज फ्लक्चुएशंस। इसमें अगर सोर्स का वोल्टेज फ्लक्चुएट भी कर रहा है तो भी वो यहाँ पे जो रीडिंग्स है उनको इफेक्ट नहीं करने वाला है। दैट इज वाई दिस सर्किट और द सेटअप इज यूज्ड। ओके, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर आप मैंने 5A और 5B की फॉर्म में इसको बनाया है। आप मतलब एक ही एक्सपेरिमेंट के दो पार्ट है यहाँ पर, यानी कि इसमें एक बार आपसे पूछा जाएगा कि आप उसको एमीटर की तरह कन्वर्ट करके दिखाओ, और दूसरे में पूछा जाएगा आपको उसको वोल्ट मीटर के तरीके से कन्वर्ट करके दिखाओ, एक गैल्वेनोमीटर को, जो इसका आपको रेजिस्टेंस और फिगर ऑफ मेरिट दिया हुआ हो। अब यहां पर इसका ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है जहां पे इलेक्ट्रिक सेल लगा हुआ है, ये रियोस्टेट है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये एमीटर है, और ये संट रेजिस्टेंस है। यानी कि जब आप इसको एमीटर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पैरेलल में, उसके गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक संट रेजिस्टेंस, यानी कि बहुत छोटी वैल्यू का रेजिस्टेंस आपको कनेक्ट करना पड़ता है, जिससे कि करंट पास होगी I माइनस आई जी, यानी कि गैल्वेनोमीटर से पास होने वाली करंट को हम IG से डिनोट कर रहे हैं। अब आपको यहां पर उसको एज ए एमीटर वो काम करेगा यहां पर। नेक्स्ट है इसमें, जब आपको वोल्ट मीटर की तरह उसको कन्वर्ट करना है, यानी कि वोल्ट मीटर की तरह रीडिंग देना चाहिए, तो तब आपको गैल्वेनोमीटर है उसके साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगाना है, हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, उसके कंपेयर में जो आप रेजिस्टेंस कनेक्ट करने वाले हो वो बहुत हाई रेजिस्टेंस होगा, और ये एज ए वोल्ट मीटर यहां पर काम करने वाला है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट,
टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड एंड फाइंड इट्स फिगर ऑफ मेरिट। ये एक्सपेरिमेंट भी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट है जब आप रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर पता करते हैं, और ये फिगर ऑफ मेरिट के लिए आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इनके फॉर्मूलाज आपको मैं यहाँ पे नहीं मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि वो सब बुक्स वगैरह में गिवन होता है, तो आप इनके फॉर्मूलाज को भी मेमोराइज करना पड़ेगा आपको। आपसे फॉर्मूला अगर नहीं बनता है तो आपकी वैल्यूज गलत आएगी, कैलकुलेशंस गलत हो जाएंगी वहां पे। अब इससे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड? सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आएगा कि गैल्वेनोमीटर होता क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर इज एन इलेक्ट्रो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि हमें एक करंट का प्रिसाइज और एक्यूरेट वैल्यू देता है और साथ में उसकी डायरेक्शन को भी बताता है। अब ये डायरेक्शन को कैसे बताता है? क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर होता है, मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर इसको बोलते हैं, MCG इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर। तो इसका जो डायल रहता है, इसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल होता है, ठीक है, और ये जीरो मान, ये इसके बिल्कुल मिडल में जीरो होगा, और ये यहां से दोनों तरफ डिफ्लेक्शन कर सकता है, लेफ्ट और राइट में। तो पॉजिटिव वैल्यूज अगर आएगी करंट की तो वो राइट में डिफ्लेक्ट करेगा, और नेगेटिव वैल्यूज आएंगी तो वो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करेगा। तो इसका मतलब वो अगर नेगेटिव आती है तो मतलब उसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन अपोज में, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो यहां पर आप एक इसका एडवांटेज ये भी है गैल्वेनोमीटर का कि ये हमें करंट की वैल्यू के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी बताता है। सेकेंड चीज, वाई द स्केल ऑफ गैल्वेनोमीटर हैज जीरो in the middle. A galvanometer scale has zero in the middle because it's designed to detect current flow in both directions. दोनों डायरेक्शन में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो इसलिए उसका मिडल में जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, डू वी हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स इन अ गैल्वेनोमीटर? जनरली हम उनको डिफाइन नहीं करते हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो करंट है वो दोनों डायरेक्शन में मेजर करी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द डिविजन्स ऑफ अ गैल्वेनोमीटर स्केल आर इक्वली स्पेस्ड? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। गैल्वेनोमीटर स्केल डिविजन्स आर इक्वली स्पेस्ड बिकॉज द डिफ्लेक्शन एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है यहाँ पर? थीटा बोलते हैं हम उसको, डिफ्लेक्शन एंगल को, ऑफ द कोइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई। यानी कि ये इक्वेशन आता है अपने पास गैल्वेनोमीटर के, ये कि आई इज directly proportional to the deflection, sorry, theta, I is directly proportional to theta, जहां पर थीटा क्या होता है? डिफ्लेक्शन होता है। थीटा इज representing deflection of the needle, making the relationship linear, which ensures equal current steps correspond to equal divisions for simple or accurate reading of small currents। क्योंकि जैसा कि हमें पता है गैल्वेनोमीटर बहुत छोटी करंट को मेजर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप इसको अपने नॉर्मल सर्किट के अंदर इसको यूज करेंगे तो हो सकता है गैल्वेनोमीटर का काम तमाम हो जाए उसका वो नहीं काम कर पाएगा उतना, उसकी रेंज बहुत कम होती है, और इसलिए हमें जब प्रेसिजन वाली वैल्यूज होती है उसी के लिए कनेक्ट करना चाहिए, अदरवाइज हम एमीटर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन फिगर ऑफ मेरिट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, इसकी यूनिट भी आपको याद होनी चाहिए। फिगर ऑफ मेरिट क्या बोला? फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है? इट इज करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, यानी के से इसको डिनोट करते हैं, के इक्वल्स टू आई अपॉन थीटा, या कई बार इसको फाई से भी लिख देते हैं डिफ्लेक्शन को, वो ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो जस्ट ए सिंबल है। आपको उसका कॉन्सेप्ट बस पता होना चाहिए। द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज द करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट डिफ्लेक्शन, और वी कैन से वन डिवीजन करंट ऑन द स्केल। थोड़ा समझ आया कैसे? यानी कि ये फिगर ऑफ मेरिट करंट का वो वैल्यू है जो वो डिफ्लेक्शन है वो क्या वन वन डिवीजन उसमें खिसक जाए, इतना उसका वैल्यू हो, तो उसको हम फिगर ऑफ मेरिट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। ये दोनों क्वेश्चंस में कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है?
इट इज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन अ यूनिट करंट इज पास्ड थ्रू इट। एक बात समझो आप, जब इसमें यूनिट करंट पास किया जाए, यूनिट यानी कि 1 एम्पियर करंट पास करने पर जितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है उसको हम करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। और फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है? फिगर ऑफ मेरिट के लिए फिगर ऑफ मेरिट होता है इट इज द करंट रिक्वायर्ड टू वन डिफ्लेक्शन। इन दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, देखा जाए थोड़ा सा तो। करंट सेंसिटिविटी मतलब, करंट सेंसिटिविटी का मतलब है कि एक एक एम्पियर करंट में कितना डिफ्लेक्शन आएगा। और फिगर ऑफ मेरिट का मतलब क्या है कि कितना करंट चाहिए एक यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट है व्हाई इज ए गैल्वेनोमीटर नॉट सुटेबल फॉर टू वर्क एज एन एमीटर? क्यों नहीं होता? तो इसका आंसर है दैट it is too sensitive for large currents, giving full deflection with small currents, and its high internal resistance significantly alters the circuit's current, making current making readings inaccurate and risking damage to the galvanometer's coil। coil उसकी खराब हो सकती है। how is galvanometer converted into an ammeter? जैसा हमने पहले देख भी लिया है, एमीटर में कब कन्वर्ट होगा? जब उसके साथ पैरेलल में, ये गैल्वेनोमीटर है तो उसके पैरेलल में हम एक छोटा सा शंट कनेक्ट कर दें, शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें। नेक्स्ट इज व्हाट इज फुल नेम ऑफ एन एमीटर? बहुत ही चाइल्डिश क्वेश्चन है लेकिन पूछा जा सकता है आपसे। इसका मतलब एमीटर का फुल नेम होता है एम्पियर मीटर, क्योंकि हम यहाँ पे करंट्स मेजर कर रहे हैं तो इसका फुल नेम है एम्पियर मीटर। कैन वी इंक्रीज और डिक्रीज द रेंज ऑफ अ वोल्ट मीटर? yes, of course we can increase or decrease of the range of a voltmeter। कैसे कर सकते हैं? अगर हम एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दें तो उसकी रेंज को हम इंक्रीज कर सकते हैं, और एक सूटेबल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो उसकी हम उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। कैन वी इंक्रीज और डिक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर? यस, we can increase the range of an ammeter by connecting a low resistance shunt resistor in parallel, allowing it to measure the larger currents. However, you generally cannot decrease the range of an given ammeter, क्योंकि उसके लिए आपको एक नेगेटिव शंट रेजिस्टेंस का जरूरत पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, फिजिकली पॉसिबल नहीं है। दैट इज वाई एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम सिर्फ उसकी इंक्रीज कर सकते हैं वैल्यू, डिक्रीज नहीं कर सकते। Next question, can moving coil galvanometer be used to detect an AC current in an circuit? No. A standard moving coil galvanometer cannot effectively detect or measure AC current because the current reverses direction every half cycle। आप देखिए, क्योंकि उसका डिफ्लेक्शन क्या होता है? दोनों तरफ होता है भाई। गैल्वेनोमीटर है तो गैल्वेनोमीटर ये जीरो हो गया, ये स्केल हो गया पूरा, तो यहां भी जाता है यहां भी जाता है। जबकि जो एसी करंट होती है वो टाइम के साथ उसका अगर सर्कल आप उसको देखेंगे वैल्यू को, तो पॉजिटिव नेगेटिव होती रहती है वो। तो उसकी जो कॉइल है ऐसे फड़फड़ाती रहेगी, तो वो उसको हम यूज नहीं कर सकते, एंड एज एन इन एसी सर्किट हम उसको यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी इंक्रीज और डिक्रीज द रेंज ऑफ अ वोल्ट मीटर? जस्ट अभी किया था ये, तो शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन। Next experiment, to find the frequency of the AC mains with a sonometer। फ्रीक्वेंसी आपको पता करना है एसी मेंस का, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का आपको फ्रीक्वेंसी मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ सोनोमीटर। तो ये जो सेटअप है वो सोनोमीटर का सेटअप है, और इससे आपको उसका फ्रीक्वेंसी पता करना है। फ्रीक्वेंसी कैसे क्यों पता करना है? क्योंकि जो अल्टरनेटिंग करंट होती है वो साइकिल्स बनाती है, और जो साइकिल्स होती है उनके लिए ये उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा और न्यू उसका लीनियर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसको सोनोमीटर क्यों बोलते हैं? तो इसका उसके नाम से ही रिलेटेड रीजन है। इट्स नेम कम्स फ्रॉम लैटिन और ग्रीक रूट्स, जहां पर सोनो का मतलब होता है साउंड, सोनो का मतलब होता है साउंड, और मीट्रोन का मतलब होता है मेजर, यानी कि साउंड से रिलेटेड ये कुछ
आप बोल सकते हैं इसको, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सोनोमीटर. नाउ व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट? आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर. रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है करंट की? दैट इज आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नोट अपॉन स्क्वायर रूट टू. अब इसका वैल्यू होगा 0.707 आई नोट, जहां पे आई नोट क्या होती है? आई नोट इज पीक करंट, या फिर मैक्सिमम वैल्यू भी बोल सकते हैं आप. यहां पर मैं इसी की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम, मैक्सिमम करंट. वाई डज डीसी रिपेल? डीसी रिपेल क्यों करती है हमें? जब आप डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट के साथ अगर आपका बाई चांस हाथ लग जाए कहीं पे, तो वो आपको रिपेल क्यों करती है? डीसी करंट कैन कॉज ए रिपल्सिव इफेक्ट ड्यू टू स्टैटिक चार्ज बिल्डअप ऑन अ बॉडी. यानी कि एसी रिपेल इसलिए करेगी आपको क्योंकि उसकी पोलैरिटी सेम है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, तो आपको एक पुल देगी आपको. यानी कि एक तरीके से जो चार्ज उसके ऊपर है, यानी कि पॉजिटिव है, तो अगर आपकी बॉडी पे भी वो कुछ टाइम बाद पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा और दोनों पे सेम चार्ज हो गया तो रिपल्सन होगा. अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज एसी अट्रैक्ट, अल्टरनेटिंग करंट अट्रैक्ट? उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो एसी पल्स होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे उसका साइकिल चेंज होता रहता है. मतलब उसका जो साइन है, जो मैग्नीट्यूड का साइन है, वो चेंज होता रहता है उसमें, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. तो क्या होता है, हमारी बॉडी उसके साथ उतना उतना मतलब उसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम है ना, सॉरी, बहुत कम टाइम में वो ज्यादा वो उसमें ऑसिलेट कर रही है. तो होता क्या है कि हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग चार्ज को चेंज नहीं कर पाती है, तो जब वो पॉजिटिव होती है उसकी पल्स, तो हमारी बॉडी नेगेटिव मिल जाती है उसको, और जब वो नेगेटिव होती है तो हमारी बॉडी पॉजिटिव होती है. तो और जब पोलैरिटी दोनों की डिफरेंट है तो वो दोनों अट्रैक्ट कर जाते हैं और हमें एक तरीके से उसको वायर के चिपक जाते हैं. इसलिए कई बार कहीं पर आपने देखा भी होगा कि अगर एसी करंट का शॉक किसी को लगा है तो वहीं पे जल के एकदम भुन गया है, मतलब ऐसा हो सकता है. लेकिन इसलिए हमें प्रिवेंशंस या फिर जिसको बोल सकते हैं प्रिकॉशंस रखने चाहिए जब भी हम कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को छुएं जो कि उनके इंसुलेटिंग नहीं की गई हो, तो आप ग्लव्स पहन लीजिए उस टाइम पे. और हो सकता है ग्लव्स ना हो तो आप उस सर्किट के बारे में अगर जानकारी रखते हैं तो ही उसको छुइए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज स्किन इफेक्ट? ये वर्ड से ही थोड़ा सा डिफाइन हो जा रहा है. व्हाट इज स्किन इफेक्ट? स्किन इफेक्ट का मतलब होता है जैसे कि ये कोई वायर है, ये वायर है जैसे, तो वायर जो इलेक्ट्रिक जो एसी करंट होती है ना, ये डीसी में नहीं मिलता है. तो जो आपकी करंट है, एक सेकेंड, ओके, तो जो करंट है वो उसकी सरफेस के पास पास मूव करती है, बिल्कुल सरफेस के पास पास ऐसे मूव करती रहेगी, बीच से नहीं करेगी. तो इसलिए इसको स्किन इफेक्ट बोलते हैं. स्किन इफेक्ट इज द टेंडेंसी ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट टू फ्लो प्राइमरली नियर द surface or skin of a conductor rather than uniformly through its entire cross section, causing higher current density at the surface and lower in the core. करेगी यहां से जरूर, लेकिन बहुत कम होगा. तो इसको हम स्किन इफेक्ट के नाम से जानते हैं. ओके, नेक्स्ट मैं उनके जो ऑप्टिक्स वाले सेटअप्स है मैं उनको नहीं ड्रॉ करना चाहता है यहाँ पे, क्योंकि वो इजी है और आप वहां पे इजीली कर सकते हैं. और क्योंकि ये टाइम टेकिंग वीडियो बन जाएगा फिर आपको उसमें पूरी इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल पाएगी, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट रखा है. तो उसमें जो क्वेश्चंस राइज हो सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा. वेट अ सेकेंड, वेट. ओके, तो प्लेन मिरर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर? तो आपका आंसर होना चाहिए इन्फिनिटी. इन्फिनिटी क्यों होना चाहिए? यानी कि प्लेन मिरर होता है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी कैसे? क्योंकि ये प्लेन मिरर है.
कर्वेचर है ही नहीं, मतलब सॉरी, कर्वेचर बहुत बड़ा है उसका, इन्फिनिटी है। जब कोई कर्व हो जाता है तो उसका कर्वेचर कम हो जाता है, कर्व्ड हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मिनिमम डेविएशन से रिलेटेड, यानी कि ये क्वेश्चन है आपका प्रिज्म वाले एक्सपेरिमेंट से। इसमें अगर प्रॉपरली आप डायग्राम बनाएंगे तो, चलो ड्रॉ कर ही देता हूं। इसमें आता है आपका, जैसे ये इंसिडेंट रे है, और इसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। तो ये प्रिज्म के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करती है और यहां से ये डेविएट हो जाती है। अब यहां पर आपको नॉर्मल्स टू द सरफेस ड्रॉ करना पड़ता है। नॉर्मल टू द सरफेस अगर आप ड्रॉ करेंगे तो एक तो यहां पर नॉर्मल ड्रॉ होगा, दूसरा यहां पर नॉर्मल ड्रॉ होगा। अब ये रे अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर देता हूं, एक्सटेंड अगर करता हूं और इसको मैं पीछे एक्सटेंड करता हूं, तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो डेल्टा होता है, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन जिसको हम बोलते हैं। एक एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जहां पर ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जहां पर ये मिनिमम डेविएशन से रिलेटेड है। एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा, डेल्टा मतलब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, डिवाइडेड बाय टू इज सॉरी द होल डिवाइडेड बाय साइन ए बाय टू। ठीक है, तो डेल्टा एम जो है दैट इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन किसका डेविएशन, जो लाइट यहाँ पे उस पे फॉल कर रही है उसका मिनिमम डेविएशन। तो जो कलर्स होते हैं अपने पास, विजिबल कलर्स कौन कौन से हैं, एज वी नो दैट इट इज विबग्यो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो कौन सा सबसे ज्यादा डेविएट होता है, वॉयलेट। वॉयलेट इज द कलर विच डेविएट्स मोस्ट। रीजन उसका क्या है, उसकी वेवलेंथ शॉर्ट है, शॉर्ट वेवलेंथ कलर। इसकी स्कैटरिंग ज्यादा होती है, स्कैटरिंग ज्यादा होती है इसकी, ठीक है। जहां पर जो रेड कलर है, वो रेड कलर है उसका क्या होता है, वेवलेंथ लॉन्ग होता है, लॉन्ग वेवलेंथ, और उसका डेविएशन कम होता है, लेस डेविएशन। जैसे कि डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म से, वो भी डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड कलर से रिलेटेड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे मैंने अभी आपको बता ही दिया है। लेंस इन लिक्विड, ये भी क्वेश्चन इससे राइज होते हैं। लेंस इन लिक्विड क्या होता है, इफ द लिक्विड्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन लेंस इंडेक्स, द नेचर ऑफ द लेंस रिवर्सेस। यानी कि अगर आप कोई लेंस को कोई लिक्विड के अंदर डिप करते हैं और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो वो क्या होता है, उसका जो नेचर है रिवर्स हो जाता है। यानी कि अगर वो कॉनकेव है तो कॉन्वेक्स बन जाएगा, और कॉन्वेक्स है तो कॉनकेव बन जाएगा। नेक्स्ट आपको पीएन जंक्शन डायोड से भी क्वेश्चन बनेंगे। पीएन जंक्शन वाला जो लास्ट एक्सपेरिमेंट अपन ने डिस्कस किया था, कि वीआई ग्राफ वाला, करेक्टरिस्टिक ग्राफ वाला, तो उसमें आपको वीआई ग्राफ ड्रॉ करना रहेगा। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, और ग्राफ को आपको एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। फॉरवर्ड और रिवर्स बायस दोनों में बायसिंग क्या चीज होती है, बायसिंग का मतलब होता है हमने उसमें जो एक्सटर्नल वोल्टेज लगाया है उसको बायसिंग बोलते हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज लगाती है जो। अब एक्सटर्नल वोल्टेज लगाने पे क्या इफेक्ट आएगा उसमें, उससे पहले हम अपन देख लेते हैं डोपिंग। डोपिंग क्या चीज है, अच्छा डोपिंग से या आपको याद आ रहा होगा, दो तरीके के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। क्या डिफरेंस है इसमें, इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर,
कुछ भी नहीं मिलावट है उसमें, बिल्कुल भी। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है उसमें थोड़ी सी इम्प्यूरिटी मिला दी गई है टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी। उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमने उसमें इम्प्यूरिटी ऐड कर दी है, और इम्प्यूरिटी जब ऐड करते हैं तो उसको हम डोपिंग बोलते हैं। कोई भी नेचुरल सब्सटेंस या जो प्योर सब्सटेंस है उसमें ऊपर से कुछ मिक्स किया जाएगा, मिर्च मसाला अगर हम उसमें मिक्स करेंगे तो उसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में डोपिंग बोलेंगे। ओके, डिप्लेशन लेयर, यहाँ पे डिप्लीशन जो लेयर है उस पे क्या इफेक्ट आता है? बाइसिंग की वजह से। अगर फॉरवर्ड बाइस है तो डिप्लीशन लेयर कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और रिवर्स बाइस है तो उसका जो लेयर का साइज है वो इंक्रीज कर जाता है। अब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा? लो इन फॉरवर्ड रेजिस्टेंस एंड हाई इन रिवर्स बाइस। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस में उसका लो रेजिस्टेंस होता है पीएन जंक्शन का, और जो रिवर्स बाइस है उसमें हाई होता है। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या हो सकते हैं, वो आप थ्योरी में भी पढ़ सकते हैं आसानी से, तो आप उसको आंसर कर सकते हैं। ओके, और उससे अच्छा, हाँ, वो क्वेश्चंस जो कॉनकेव मिरर कहाँ पे यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस कहाँ यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस कहाँ यूज करते हैं, जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं उनको भी आपको प्रिपेयर करना है, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। आई थिंक many of the questions I have covered in this session. लेफ्ट आउट भी हो सकते हैं क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, डिटेल में अगर जाएंगे तो बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बनते हैं, लेंदी क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो उनको भी आपको एक बार देख लेना है। आपके पास जो भी पब्लिकेशन का आपके पास गाइड है उससे आप रेफरेंस ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड स्टिल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।